हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको मशहूर इंडियन ब्रांड किंगफिशर एयरलाइंस याद है? भूलने का चांस ही नहीं है। ऑल थैंक्स टू विजय माल्या, जिन्होंने 2003 में इस एयरलाइन को स्टार्ट किया, 2011 तक उसे इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन बनाया और फिर खुद अपने हाथों से उसका गला घोटकर 2016 में 9,000 करोड़ कर्ज के साथ फरार हो गए। मतलब जब गुरु ही घंटाल है तो नैया कैसे पार होगी। पर इस लॉजिक के हिसाब से तो स्मैश एंटरटेनमेंट, द वर्चुअल रियलिटी गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट कंपनी को बैंक्रप्सी के चंगुल में कभी फंसना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके इन्वेस्टर कम टीचर तो साक्षात क्रिकेट गॉड सचिन तेंदुलकर थे। तो यहाँ स्मैश से कौन सी गलती हो गई? गलती उसकी नहीं, कोविड की थी, क्योंकि पहले से ही ये कंपनी लॉस में थी और कोविड ने कंपनी की बर्बादी को और रफ्तार दे दी। मॉल खुले नहीं और इनके प्रॉफिट रेवेन्यू पर भी ताला लग गया। वही ताला जो आज रिलायंस के दरवाजों पर लगा होना चाहिए था, क्योंकि उनके ऊपर भी रातों रात 26,000 करोड़ का कर्ज चढ़ा था, जिसकी भरपाई उन्होंने आज तक नहीं की है। तो बावजूद इसके कंपनी कैसे खड़ी है? जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, रिलायंस इंफोकॉम। एक तरफ रिलायंस में जियो धन धना धन के नगाड़े बज रहे हैं, जियो धन धना धन, ओ जियो धन धना धन, ओ जियो 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 धन धना धन। और दूसरी तरफ रिलायंस इंफोकॉम का खुद का ढोल बजा पड़ा है। क्योंकि यू नो व्हाट, रिलायंस इंफोकॉम पे ताला लग जाने के बावजूद आज भी उस पे 26,000 करोड़ का कर्ज है। इस कर्ज की कहानी रिलायंस के बंटवारे के दौर से शुरू हुई थी। दरअसल जब अनिल भाई ने रिलायंस इंफोकॉम को चुना था, क्योंकि उनका सपना था कि वो रिलायंस इंफोकॉम को दुनिया की नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन बनाए, जिसके लिए उन्होंने रिलायंस इंफोकॉम का नाम बदलकर रिलायंस कम्युनिकेशन रख दिया। पर आप बताओ, क्या नाम बदलने से ही सब कुछ हो जाता है? ना, नंबर 1 बनने के लिए सेट करनी पड़ती है तगड़ी स्ट्रेटजीज। पर बिन मुकेश भाई के अनिल भाई ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। उनके गलत स्ट्रेटजीज एंड फैसलों की वजह से कंपनी पर हजारों करोड़ का कर्ज चढ़ गया, जिसके बाद भी अनिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जंग जारी रखी। जब मार्केट में मुकेश के जियो ने कदम रखा, रिलायंस कम्युनिकेशन पूरी और बुरी तरीके से डगमगा गया और सहारा खोजते अनिल ने एमटीएस और एयरसेल के साथ जुड़ने का फैसला लिया। परंतु अनिल के कर्ज को देखते हुए कोर्ट ने इसकी परमिशन नहीं दी। फिर तो क्या था, अनिल और उसकी कंपनी दोनों तना हो गए। जल्द कंपनी पे ताले लग गए और अनिल दिवालिया हो गए। नंबर 2, माइक्रोमैक्स। बचपन में आपने ये जरूर देखा होगा, है ना? पर पता है, जब बंगाल के एक छोटे से गांव में राहुल शर्मा ने इसे देखा, तब इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड माइक्रोमैक्स ने जन्म लिया। जी हाँ, पर अर्ली 2000 में माइक्रोमैक्स अपने फोन्स के लिए नहीं, सॉफ्टवेयर्स के लिए जाना जाता था, वो भी माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर के नाम से। पर इस ब्रांड की पॉपुलैरिटी और सक्सेस के चलते 2008 में माइक्रोमैक्स ने मोबाइल हैंडसेट की दुनिया में कदम रख ही लिया और देखते ही देखते इस नए ब्रांड ने इंडिया पर कई सालों से राज कर रहे विदेशी ब्रांड जैसे सैमसंग, नोकिया सबको पीछे छोड़ दिया। माइक्रोमैक्स वो पहला ब्रांड था जिसने हॉलीवुड स्टार हग जैकमैन, बोले तो एक्समैन को अपना इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर रखा था। पर शायद इस सब ने माइक्रोमैक्स की आंखों पर सक्सेस की पट्टी बांधी थी, तभी तो वो चाइना से आए स्मार्टफोन्स ब्रांड Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus के सस्ते फोन्स विद मोर फीचर्स वाली स्ट्रेटजी को समझ नहीं पाया और उससे मात खाने लगा। 2015 में जिस ब्रांड की मार्केट वैल्यूएशन 21,000 करोड़ थी, वो अगले 4 सालों में 93% से क्रैश हो गई। ऐसे में रिलायंस जियो के मार्केट में आने से माइक्रोमैक्स की हार की ठोकर बर्बादी का तूफान बन गई, जिसने माइक्रोमैक्स का रेवेन्यू आधा कर दिया। माइक्रोमैक्स एक एक्स एयरटेल सीईओ संजय कपूर को फायर करने से भी ब्रांड को नेगेटिव लाइमलाइट मिली और इन सब के चलते आज माइक्रोमैक्स इंडिया के टॉप नहीं, बॉटम ब्रांड्स में से एक है। नंबर 3, DHFL। करण अर्जुन की जोड़ी को तो एवं ही हाइप मिली हुई है। असली भाईचारा तो वाधवान फैमिली यानी HDIL एंड DHFL निभा रहे हैं। अब इस परिवार से अनजान लोग इनकी कहानी सुनो। वाधवान परिवार में थे भाई 3, राकेश, कपिल और धीरज। हुए जुदा सब 2008 में। राकेश ने HDIL संभाला और कपिल एंड धीरज ने DHFL को अपनाया। DHFL उर्फ दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करूं तो HDFC के बाद DHFL ही भारत की सेकेंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। टेकर लो इंटरेस्ट लोन्स वो स्लम्स और मिडिल क्लास के बन गए हमदर्दी के साथी। 3 डिकेड्स तक कंपनी ने खुद नाम बनाया और फिर जन्म लिया लालच ने। KPMG के फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट्स के अनुसार DHFL ने करीबन 14,000 करोड़ के लोन 25 कंपनीज में ट्रांसफर किए और फिर उन कंपनीज से उन पैसों को DHFL के प्राइवेट कंपनीज में ट्रांसफर कर दिया। इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं और DHFL के इस हरकत के कारण उनके शेयर प्राइस 600 से 20 रुपए के बन गए। कंपनी तो बर्बाद हुई ही, पर कंपनी पे पैसे लगाने वाले भी बर्बाद हो गए। जहां आई विल से DHFL सच्ची अपने स्लोगन पे खरा उतरा। एंड टॉकिंग अबाउट HDIL, तो उन्होंने PMC बैंक से लोन लिया था, जिसको उन्होंने रिटर्न नहीं किया और फिर PMC बैंक एंड उसके अकाउंट होल्डर्स के साथ क्या हुआ, ये तो गांव-गांव और शहर-शहर के बच्चे को पता है।
नंबर 4, स्नैपडील। बोले तो स्नैपडील जिसने सिर्फ 6 साल में इंडिया के ऑनलाइन मार्केट को टेक ओवर कर लिया था। वो बात अलग है कि स्नैपडील वेबसाइट 2010 में सिर्फ डेली डील्स और कूपन्स प्रोवाइड करती थी, पर इसे मिलने वाले सक्सेस ने फाउंडर्स को 2011 में ऑनलाइन स्टोर्स की तरफ रुख करने का कॉन्फिडेंस दिया। जो कितना फायदेमंद था वो इसी से समझ आता है कि सक्सेस के पीक पर इस ब्रांड की मार्केट वैल्यूएशन $6.5 बिलियन यानी 51,000 करोड़ चली गई थी। पर ज्यादा सक्सेस सबको राज नहीं आती, औरों की नजर लग जाती है, जो स्नैपडील को भी लगी। उसके सामने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बिग ब्रांड्स कंपटीशन के लिए आ खड़े हुए, जिनसे टक्कर लेते लेते 7 सालों में स्नैपडील का बुरा हाल हो गया। पर इस ब्रांड के पास फिर भी बचने की गुंजाइश थी, अगर स्नैपडील के अपने ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान के मुंह से उनकी बीवी के इंडिया छोड़कर जाने की बात का जिक्र न होता, क्योंकि ऐसा होते ही इंडिया की जनता, जो इस ब्रांड की माई बाप थी, भड़क गई। पब्लिक को शांत करने के लिए स्नैपडील ने 2016 में आमिर खान से सारे रिश्ते तोड़ लिए, पर फिर भी स्नैपडील 2017 में अपने शेयर्स क्रैश होने से ना रोक पाई। आज स्नैपडील कर्जे के बोझ तले दबी है, पर स्नैपडील ने बड़ी हिम्मत से अपने आंसुओं को पोंछकर खुद को फिर एक बार रीस्टार्ट किया है। मतलब भले स्नैपडील कंगाल हो गया है, पर उसने सर्वाइवल की जंग अभी छोड़ी नहीं है। नंबर 5, जेट एयरवेज। आपको क्या लगता है बढ़ते फ्यूल के दाम ने सिर्फ आपके ही नाक में दम कर रखा है? ना 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 बाबा ना, इन फ्यूल्स ने तो भारत की लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइवेट एयरलाइन जो 1992 से ऑपरेट कर रही थी, उसको तक बर्बाद कर दिया। यस, हम बात कर रहे हैं जेट एयरवेज की, जो अपने पीक पे रोजाना की 650 फ्लाइट्स हैंडल कर रही थी। और ऐसे में जब लोगों को ये बताया जाए कि इतना बड़ा एयरलाइन बस बढ़ते फ्यूल कॉस्ट की वजह से बर्बाद हुआ, तो भला कौन ही यकीन करता। परंतु अगर देखने जाएं तो एयरलाइंस एक्सपेंसेस में से 40% खर्चा सिर्फ फ्यूल में लग जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर फ्यूल प्राइस बढ़े तो एयरलाइन का खर्चा भी बढ़ेगा, जिसको वो कॉम्पिटिटिव मार्केट के चलते पैसेंजर से वसूल भी नहीं कर पाते। और इतना ही नहीं, अगर बढ़ते प्राइस के साथ अपने रुपीस का वैल्यू कम हो जाए तो सिचुएशन कितनी बिगड़ सकती है, आप खुद ही सोच लो। एज एयरलाइंस को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मेंटेनेंस, रिफ्यूल एंड रेंट चार्जेस भरने पड़ते हैं। बस ऐसे ही सब जेट एयरवेज के साथ हुआ, क्योंकि 2019 के पहले रुपीस की वैल्यू कम और फ्यूल की प्राइस काफी हाई हुआ करती थी। इवेंचुअली जेट एयरवेज लॉसेस का शिकार होता गया और अप्रैल 2019 में उनका पूरा बिजनेस क्रैश लैंड हो गया एंड द कंपनी वाज सीज्ड। नंबर 6, जबोंग। इंडिया के आम आदमी की जेब से 10 रुपए गायब हो जाएं तो बेचारा परेशान हो जाता है, पर 9,570 करोड़ ये वो रकम है जो देने के लिए देश विदेश की कंपनियां बिना सोचे समझे तैयार थीं। बस बदले में उन्हें चाहिए था इंडियन फैशन स्टार्टअप जबोंग, क्योंकि फ्लिपकार्ट 2014 में इंडियन फैशन ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा को एक्वायर कर चुका था। इसलिए इंडियन मार्केट में बने रहने का एक ही जरिया था, मिंत्रा की टक्कर का ब्रांड जबोंग को पाना। पर अफसोस, एक तरफ जहां दूसरी कंपनियां ये सोचती रह गयी कि जबोंग को कैसे अपना बनाएं, वहीं दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट की छत्र छाया में जा पहुंचे मिंत्रा ने एक्स्ट्रा फंडिंग पाकर जबोंग को हराना शुरू कर दिया। सितंबर 2015 में को फाउंडर प्रवीण सिन्हा और अरुण मोहन ने जबोंग का हाथ छोड़ दिया और ऐसे इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज इस हद तक बढ़े कि हजारों करोड़ों में बिकने वाली कंपनी को कोई हजारों लाखों में खरीदने को भी तैयार नहीं था, जिसका सीधा फायदा उठाया फ्लिपकार्ट ने। उसने 2016 में इस लड़खड़ाए हुए ब्रांड को सिर्फ $70 मिलियन में खरीद लिया। अब फ्लिपकार्ट के नीचे मिंत्रा और जबोंग दोनों पलने तो लगे, पर मिंत्रा से मात खा चुके जबोंग के लिए अपनी पुरानी जीत को पाना नामुमकिन सा साबित होने लगा। 2019 में जबोंग के वेब ट्रैफिक में 2.5 मिलियन का डिक्लाइन था, जबकि मिंत्रा के 30 मिलियन वेब ट्रैफिक में कोई चेंज नहीं था। ऐसे में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा पर ज्यादा फोकस करना बेहतर समझा और इसीलिए 2021 में उसने जबोंग को पूरी तरह से बंद करने का फैसला ले लिया। नंबर 7, वीडियोकॉन। लालच बुरी बला है का अगर एक परफेक्ट एग्जाम्पल देना हो तो फैक्ट भाई वीडियोकॉन की ही कहानी सुनाएगा, जिसको शुरू से शुरू करूं तो साल 1955 में नंदलाल धूत ने गंगापुर शुगर मिल की शुरुआत की थी, जिसको फिर 1986 में उनके तीनों बेटों ने मिलकर अधिगम ट्रेडिंग में बदल दिया। फिर वक्त के साथ अधिगम को कलर टीवी का लाइसेंस मिला और वो वीडियोकॉन में बदल गया और पूरी कंपनी वेणुगोपाल धूत के अंडर आ गई, जिन्होंने कलर टीवी की ऐसी सेल्स की कि वीडियोकॉन फेमस हो गया। यहाँ से लालच ने जन्म लिया और उस लालच में वीडियोकॉन ने टीवी के साथ साथ वॉशिंग मशीन, होम एंटरटेनमेंट सिस्टम्स और एयर कंडीशनर्स जैसे अप्लायंसेस बना के वीडियोकॉन को इंडियाज नंबर 1 ब्रांड बना दिया। ज्यादा सक्सेस यानी ज्यादा लालच, और उस लालच में वेणुगोपाल ने प्रॉफिट बना रहे ब्रेंट क्रूड में इन्वेस्ट करते हुए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में एंटर किया। वक्त के साथ वो इंडस्ट्री ग्रो हुई, प्रॉफिट्स आने लगे और ज्यादा प्रॉफिट के लालच में वेणुगोपाल ने बैंक लोन्स लिए और ज्यादा से ज्यादा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया। फिर उनको दिखा कि इंश्योरेंस, D2H, रिटेल वगैरह वगैरह फील्ड्स में भी स्कोप है। सो क्या था, फिर एक बार भारी लोन्स लिए गए और उन सारे मार्केट्स को कैप्चर किया गया। सब सही चल रहा था अनटिल रातों रात ब्रेंट क्रूड के प्राइस नहीं गिर गए। सो वहाँ लॉस हुआ और उस सिचुएशन को संभालने के लिए वीडियोकॉन ने इंश्योरेंस, D2H, रिटेल वगैरह से सारे पैसे
पैसे निकाल लिए, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ और इस गलत डिसीजन की वजह से वीडियोकॉन दोनों जगह लॉसेस का शिकार हुआ। अब इससे बचने का केवल एक ही तरीका था, होम अप्लायंसेस, बट ना, वहाँ भी उनकी हार हुई क्योंकि तब तक सैमसंग और एलजी ने वीडियोकॉन का पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया था, जिसकी वजह से उनके डेब्ट्स बढ़ते गए, नेट प्रॉफिट नेट लॉस में बदल गए और एट द एंड कंपनी बैंक को 47,000 करोड़ का लोन नहीं चुका पाई और नतीजा था कि कंपनी पे ताले लग गए। बोले तो पूरी कहानी से क्या सीखा, लालच बुरी बला है। अब अगर आपको भी ऐसी लालची कंपनी जो आज डूब चुकी है उसका नाम पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही इन बैंकरप्ट कंपनीज की लिस्ट में किस बड़े ब्रांड का नाम सुनकर आप हैरान रह गए, इसका जवाब भी आप मुझे नीचे दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हम फिर मिलेंगे। अंटिल देन, जय हिंद।